की 43 सीटों पर महासंग्राम जारी है। कई बूथ ऐसे हैं जहां 4 बजे वोटिंग खत्म कर दी गई है, जो संवेदनशील बूथ है, लेकिन 5 बजे तक तमाम बूथों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है और लगातार लोग निकल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हमेशा की तरह ज्यादा उत्साह नजर आया, लेकिन शहरी वोटर सोते हुए नजर आए। कई बूथों पर उनकी संख्या अच्छी खासी नहीं दिखी है, तो वोटिंग परसेंटेज पर इसका असर जरूर पड़ेगा। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हमारे सहयोगी भी लगातार हर विधानसभा क्षेत्र से अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान आजसू से प्रवक्ता परवास खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये 43 सीटें किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, 43 सीटें हम देख रहे हैं इस तरह से कि आप देखिएगा कि ये जो झारखंड में जो सत्ता आई थी, ये कहीं ना कहीं से भ्रम फैला के आई थी और भ्रम में जनता फंस गए थे। देखिए, लोकतंत्र का एक खूबसूरती है, विधायिका हो, न्यायपालिका हो और कार्यपालिका हो, लेकिन विधायिका का जो रोल होता है, आप एक लॉ मेकर की भूमिका में रहते हैं, लेकिन इनकी जो सत्ता में जब गया ना, तो इनकी जो व्यवस्था थी इतनी लचर थी कि ये अपनी कार्यपालिका को संभाल नहीं पाए। इनके अफसर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते गए, जिसका आपने बड़ा बड़ा हेडलाइन भी आपने देखा होगा और आपने खुद खबर भी चलाई होगी। और रही बात है कि न्यायपालिका ऐसे रही कि इस विधायिका पे बार बार वो चाबुक चलाई है, बार बार सवाल उठाई है कि आप जो जनता के सवाल पे आप मुंह छुपा रहे, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, सब में न्यायपालिका ने हंटर चलाया। लेकिन ये लचर व्यवस्था वाली सरकार जो है ना, कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने में माहिर रही। इसलिए जो 43 जो पहला चरण का मतदान हुआ है, इसमें जनता अपने घर से निकले हैं और आजसू पार्टी ने हमेशा वो पूछा है कि करो सवाल, बदलो सरकार, और वो बदलने की सरकार की ये पहल है कि जनता ईवीएम के माध्यम से अपना वोट देके इस सरकार को बदलना चाह रहे, ताकि झारखंड का नवनिर्माण का जो सपना है, जो झारखंड को सृजन करने वाले हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी ने जो देखा था, उसको एक सशक्त झारखंड बनाना है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं से लेके, शिक्षा से लेके, बुनियादी सुविधाएं आम जनता को मिले। इसके लिए एक बदलाव के लिए और उसके लिए मतदाता आज अपना मताधिकार का प्रयोग किया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आजसू पार्टी उनको देता है। क्योंकि इसमें देखिएगा कि आशा जी, आप देखिएगा कि झारखंड आंदोलनकारी की जो विधवा हैं, नीरू शांति भगत जी हों, चाहे जुगसलाई से लड़ने वाले दलित के बेटे रामचंद्र सहीस जी हों, चाहे आप चांडिल में विस्थापन के लिए लड़ाई लड़ने वाले हरेलाल महतो जी हों, चाहे युवाओं की बात करने वाले दिनेश जी हों, ये सब देखिएगा कि एक उफान की तरह है कि जनता के प्रति जो उनका जो कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट के साथ है। और आज आपके संवाददाता भी बताए होंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में चाहे एनडीए के जितने भी सशक्त प्रत्याशी है, उस तरह का रुझान बहुत अच्छा जनता का गया, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोग बदलेंगे और झारखंड को सशक्तिकरण की तरफ लेके जाएंगे। चलिए, तो कुछ ही अब वक्त बचे हैं, कुछ मिनट हम कह सकते हैं, अब घंटे भर से भी कम का वक्त बचा है जब वोटिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वादे और गारंटी पर बात आती है परवास जी। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करती हैं, कई घोषणाएं करती हैं। अब इंडी फोल्डर के पास में मैया सम्मान योजना एक बड़ा हथियार के रूप में है, और इंडी ने जो 7 गारंटी इंडी फोल्डर ने जो जारी की थी, 1 वोट 7 गारंटी, और उसके बाद आजसू का संकल्प आया, आजसू की गारंटी आई, जिस पर जेएमएम ने भी रिएक्शन दिया और कहा कि ये तमाम योजनाएं हमारे यानी इंडी फोल्डर की कॉपी पेस्ट हैं, चाहे वो 2500 महिलाओं के लिए हो, 200 यूनिट बिजली बिल की माफ़ी हो, या बाकी जो अन्य चीज़ें हैं। आसिया जी, सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण पे हम स्पष्ट कर देते हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी जब पंचायती राज मिनिस्टर हुआ करते थे, तो झारखंड में महिलाओं को 50% उन्होंने आरक्षण दिया, और उसी का आरक्षण का आप देखिए कि जो बीते जो चुनाव हुई पंचायत का, उसमें 57% महिला निर्वाचित होके पंचायत चुनाव में आई। लेकिन विडंबना देखिए, सरकार जो नारी सशक्तिकरण की बात करती है, जो 53 महीना सोई हुई थी और सत्ता के लिए भत्ता योजना लेके आई थी, एक राज्य में महिला आयोग तक नहीं लेके आई। महिला आयोग का जब गठन नहीं हुआ, तो आप खुद महिला हैं, आप देखिए कितनी महिलाओं का आवेदन आज भी लंबित पड़ा हुआ होगा। ये सब चीज़ देखिए, इनका जो विज्ञापन में जिस तरह से ये भ्रम फैलाएं, ये सालों खंबे पे टंगे रहे, अखबार में विज्ञापन देते रहे, लेकिन खबर में इनका सिर्फ नकारात्मक रहा, कहीं सकारात्मक ये काम नहीं किए। और रहा बात किया वादा के लेके, तो देखिए घोषणा पत्र, आप पिछला घोषणा पत्र इनका देखिए, इनका पिछला घोषणा पत्र 400 पन्ने का था।
मैं इनको साधुवाद देता हूं कि इन्होंने पर्यावरण को देखते हुए इस बार मात्र 9 पॉइंट लेके आया, लेकिन 9 पॉइंट और वो भी घोषणा पत्र का कहाँ ये रिलीज कराते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को देखिए कितना वो डरे सहमे थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पीछे वो अपना घोषणा पत्र को रिलीज करवाते हैं, फिर अपना सोशल मीडिया में करते हैं। तो ये सब चीज़ भ्रम का। हमारा देखिए संकल्प जो पत्र आया है उसमें स्पष्ट है, आप देखिए हमारे माननीय अध्यक्ष जी का जो विजन है उसको देखिए कि वो चाहते हैं कि लोग अपने खेतों में काम करें, क्योंकि झारखंड में आप देखिएगा एक क्रॉप की फसल होती है, उसके बाद वो लैंड ना खाली रहता है। तो उसके बावजूद हमारे अध्यक्ष जी का विजन देखिए कि किसान कहीं से स्वावलंबी बनने के लिए बहुत सारा योजना है, क्योंकि आपका पानी और बिजली का फ्री हो जाएगा ब्याज से लेके, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योजना उन्होंने लाया कि आप अपने खेत में आप काम कीजिए और 100 दिन का जो मनरेगा का जो वेजेस आता है वो हम लोग आपको देने के काम करेंगे। ये होता है विजन, होता है किसी को सशक्तिकरण करना, झारखंड के उत्थान के लिए। कैसे होगा परवाज जी? विजन तो सब पार्टियां बताती हैं, बहुत लंबे चौड़े वादे होते हैं, सेल लगता है, डिस्काउंट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब वही पार्टी सत्ता में आती है तो ये तमाम चीजें फिर दूर दूर तक नजर नहीं आती, धरातल पर उतर नहीं पाती। नहीं देखिए, हम अकेले तो आपकी सरकार होगी नहीं, अगर सरकार बनती है तो एनडीए की सरकार होगी, जाहिर सी बात है। देखिए इसमें ये होता है कि नेतृत्वकर्ता के पास जो विजन होता है और वो टेबल पे किस तरह वो रखते हैं और झारखंड के लिए किस तरह सोचते हैं। झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं हमारे अध्यक्ष, झारखंड को युवा से लेके महिला तक को सबको एक देखने के लिए आप जब बैठेंगे, जब हमारा एक नंबर आएगा सरकार पे, जब हम बैठेंगे तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। जो हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा और बहुत पेपर हम लोगों ने खर्च नहीं किया। हम लोगों ने 9 पॉइंट का एजेंडा जिसमें किया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण से लेके आपका किसान हो, चाहे युवा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन बिंदुओं पे किया। और जो वो ये बुनियादी चीज़ है, अब बुनियादी चीज़ को करने के लिए आप सत्ता पे रहते हैं तो हम अडिग रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी का ही पहल था कि झारखंड जब मिला था तो बदहाल झारखंड जिस तरह से मिला था, आज जो कनेक्टिविटी आप देखते हैं पुल पुलिया से, सड़क निर्माण से, हर एक जगह पे आज भी उनका एक दिखाई देता है कि उन्होंने अल्प समय में भी अपने वो काम किए थे, जिसको आज भी झारखंड की जनता सराहती है और याद करती है, और उसी को वो आगे के दिशा पे लेके जाएगी। जो झारखंड की जनता जो सवाल की है इस सरकार से 5 साल जो ठगी गई थी और जो बदलाव करेगी सरकार का, तो ये जान रहेगी झारखंड का नवनिर्माण का जो संकल्प माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी लिए उसे वो फुलफिल करेंगे। एक और चीज़ें, पिछली बार 2019 के चुनावी नतीजे आजसू के हक में बहुत अच्छे नहीं रहे थे, तब एनडीए का हिस्सा नहीं था आजसू और अलग से उसने चुनावी मोर्चा संभाला था। अब एनडीए में शामिल है तो इन 43 सीटों में कितनी सीटों पर पकड़ मजबूत है, कितनी पर नज़र है, कितने में जीत सकते हैं? देखिए 2019 की आप बात करते हैं, कुछ परिपाटी या कुछ इस तरह का बात हुई थी जिसमें हम लोग को अलग होना पड़ा था। अलग होने का ही कारण था कि इनके विज़न नहीं, इनके भ्रम में, और हमारा जो अलग होने के कारण थे ये सत्ता पे आए। अब 5 साल जनता को जिस तरह से या झारखंड को जिस तरह से इन्होंने दोहन किया, तो उसका ये परिणाम इस चुनाव के परिणाम में दिखेगा कि इनकी जो 23 तारीख को जो विदाई होगी, तो उसके बाद आप देखिएगा झारखंड का नवनिर्माण का संकल्प पूरा होगा। और दूसरी बात आप क्या पूछी थी, मैं भूल गया। इस बार तो एनडीए का हिस्सा है, 43 सीटों पर कितनी तो सीटों एनडीए पर का हिस्सा है। तो देखिए, तो ये 5 साल जो हम लोगों ने किया एज ए विपक्ष के लेके, तो माननीय अध्यक्ष जी ने हमेशा राजनीतिक चेतना की बात की है। राजनीतिक चेतना इतनी बढ़ गई, हमारे यहाँ जो झारखंड में 32,620 गाँव हैं, आज 32,620 गांव में झारखंड में आजसू का एक घर में झंडा है, पहुंच गया है। आज देखिएगा वो चुनाव परिणाम में दिखेगा, जिस तरह से आजसू के लोग जिस तरह से टर्नआउट कर रहे हैं, जितना कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, वो दिखाई देगा परिणाम में। क्योंकि एनडीए में हम लोग जब आए तो एक मजबूत स्थिति के साथ आएंगे और हम लोग मजबूत सपोर्ट करेंगे, जो ताकि एक घटक दल में हम लोग का एक अच्छा नंबर रहेगा झारखंड की जनता के। तो परवाज जी, आजसू के जो वोटर्स हैं, माने जाते हैं कि महतो वोटर्स ज़्यादा हैं जिन इलाकों में आजसू की पकड़ है वहाँ पर, क्योंकि चुनाव तो समीकरण से भी जीते जाते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब एक नई पार्टी का उदय हुआ है, जेएलके, जयराम महतो की पार्टी। ये क्या आजसू को डैमेज करती हुई दिख रही है? क्या आजसू के लिए ये खतरे की घंटी है? देखिए स्पष्ट है, झारखंड जब बना, आशा जी, झारखंड का जब आप वो चीज़ को जब देखिएगा तो झारखंड में सबसे पुरानी पार्टी झारखंड पार्टी हुआ करती थी। उसके बाद बहुत सारी पार्टियाँ आई। अभी आजसू पार्टी 25 साल के नौजवान की पार्टी है
और उन्होंने, मैं तो बताया ना कि 32,620 गांव में आंसू के कार्यकर्ता हैं। आप परफॉर्म किए हैं, आप अपना ड्यूटी निभाएं, आप जनता के प्रति कमिटमेंट रहे हैं। आपने दिखाया है कि महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण किया जाता है, कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, वो सारा प्रूव किया हुआ है। और आंसू अपनी क्षमता को जानता है। अब देखिए, आप बात करते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब जब चुनाव होता है, अलग अलग प्रकार की पार्टियां पैदा होती हैं और वो कहाँ चली जाती है पता नहीं, लेकिन आंसू आज दिखेगा 25 साल का वो नौजवान का पार्टी आज आंसू जिस दिशा से, जिस तरह से उनका संगठन का विस्तार हो रहा है, जो कमिटमेंट दिख रहा है, ये आने वाले भविष्य के झारखंड में आंसू उसका नेतृत्व भी करेगी। तो आंसू की जीत के लिए पूरे आशान्वित योग हैं, एनडीए की जीत के लिए सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। चलिए, दोनों खेमे कर रहे हैं अपनी अपनी सरकार बनाने का। यहाँ तक कि जेल केम का भी कहना है कि वो भी भारी मतों से जीत कराएंगे, उनके कैंडिडेट भी, वो भी सरकार बनाएंगे। ऐसे में जो सीटें अभी हैं 43 सीटें, उसमें बता सकते हैं कौन कौन सीटें अभी फिलहाल एनडीए के खाते में जाती हुई आप लोगों को नजर आ रही है? मुकाबला कितना दिलचस्प है? किन सीटों पर लग रहा है कि थोड़ा पेंच फंसा हुआ है? नहीं, देखिए, पेज कहीं से नहीं फंसा है। जब राजनीति में आप जन सेवा के लिए आप बात करते हैं ना, तो हमारा पूरा फोकस 81 सीट पे था। आज पहला चरण का मतदान है जिसमें 43 सीट पे है, और जाहिर सी बात है, जब हमारा पूरा फोकस 81 सीट पे था, तो आज भी हमारा फोकस उसी तरह है। हमारा चाहे संगठन हो, चाहे एनडीए के घटक दल हो, सारे ने मिल के लड़ा था। ये जनता बताएगी कि हम आपको कितना सीट दे रहे हैं। और जनता इसलिए बताएगी कि जनता ने बार बार आंसू पार्टी ने किया है, कहा है कि जनता को पूछो सवाल, बदलो सरकार। क्योंकि ये सरकार जिस तरह से आई थी ना, बड़े बड़े लोक लुभावन वादे के साथ कि युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को चूल्हा खर्च देंगे, कन्याओं को लिए अनुदान देंगे, ये तो अपने ये जो कार्यकाल का इनका जो वित्तीय वर्ष का जो कमिटमेंट था वो भी तो पूरा नहीं कर पाए। ये भ्रम का जाल फैलाने, मैं तो बार बार आपको बता रहा हूँ कि 53 महीना ये सोए हुए थे, और उसके बाद 53 महीना के बाद ये सत्ता के भत्ता योजना लेके आए। लेकिन महिला भी स्वाभिमानी होती है, वो चाहती है कि हमें सशक्तिकरण के तरफ जाए। ये लोक लुभावन आप कुछ दे देंगे और इस तरह से कर देंगे तो वो वोट के लिए नहीं होता है। तो वो तो आंसू ने भी वादा किया है 2500 रुपए का। हमने तो वादा किया है, लेकिन आप देखिए ना कि जब इनका घोषणा पत्र पे क्या आया था, पहले क्या आया था, फिर ये अपने घोषणा पत्र को फिर मॉडिफाई क्यों आगे पीछे करते हैं। आप तो बोले ना कि एक राशि आप दीजिए सशक्तिकरण के लिए, एक राशि तो दीजिए। आज 2500 रुपया आंसू पार्टी ने जो घोषणा किया है, तो आप 2500 से आप साग सब्जी का तो भी चीज देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आज तो एक ट्यूशन फीस के लिए भी जाते हैं। आप तो स्टार्ट किए थे 1000 से, आप उसके बाद ना फिर आगे बढ़े। अगर आपके पास विजन होता, आपके पास कमिटमेंट होता, तो आप तो वहां से स्टार्ट करते। तो ये जब सब चीज है ना, ये भ्रम फैलाने में जिस तरह से महिला 53 महीना का, तो मैं बार बार सवाल पूछता हूँ, महिलाएं पूछती हैं कि भाई 53 महीना आप कहाँ सोए हुए थे, भ्रष्टाचार का चादर में कहाँ ओढ़ के सोए हुए थे कि आपको 53 महीना, चुनाव से मात्र 3 महीना पहले आपको याद आया कि हमको महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, तो महिलाओं के लिए जब आप कर रहे हैं, तो महिला की जो एक्यूरेसिटी रेट जो भाग गई, महिलाओं का जो साक्षरता का जो रेट गिर गया, उस पे ये सब चीज़ तो बात करनी चाहिए ना। ये सब तो आप किए नहीं। आप एक सत्ता के लिए भत्ता योजना लेके आ गए और उस पर आप खुश है क्योंकि आपने विज्ञापन तो खंबे पे टांग दिया, लेकिन जनता अपना वोट ईवीएम में डालती है। ये चीज़ सरकार भूल गई थी, और उसको देखिएगा, परिणाम 23 तारीख को दिखेगा। हम झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाएंगे, उसके बाद नई सरकार का भी गठन करेंगे, और साथ साथ का झारखंड का नवनिर्माण के लिए जो हम संकल्पित है उसको आगे लेके बढ़ेंगे। चलिए, हमारी शुभकामना भी है, बने रहिए हमारे साथ। उदय भी जुड़े हुए हैं बुंडू से हमारे साथ। उदय, लगातार हम जब चर्चा कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज की, तो शहरी वोटर सोए हुए नजर आए, शहर में वो उत्साह नजर नहीं आया। ग्रामीण इलाके में आप हैं, बुंडू में है, अब कुछ ही वक्त बचा है वोटिंग का, यहाँ पर क्या अभी भी लाइन लगी हुई है? कैसी तस्वीरें हैं यहाँ? देखिए, ये एक अलग तस्वीर है लोकतंत्र की। हम कुछ देर पहले शहर के बूथ दिखा रहे थे जहां 30% 35% वोटिंग हो रही थी, और देखिए यहाँ अद्भुत नजारा है, तमाम लोग वोट करके चले गए हैं। लगभग 85 से 90% वोटिंग इस बूथ में हो चुकी है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं बुंडू प्रखंड में
आता है राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय नावाडी और बताया जा रहा है कि यहाँ 2 बूथ थे और इन दोनों बूथों में देखिए बताया जा रहा है कि तमाम लोग जितने ग्रामीण थे, जितने वोटर्स थे, सभी वोट करके चले। और ये एक की अलग तस्वीर, हमारे साथ पोलिंग अधिकारी हैं, उनसे भी जरा एक बयान लेंगे। आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कितनी परसेंट, ये कितने लोगों ने वोट डाला है? एक मिनट हम वोट कास्ट किया है यहाँ पर। सुबह में फर्स्ट हाफ बहुत अच्छी वोट। उधर शायद नेटवर्क की इशू है, कुछ आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है और कट कट के आ रही है। कोशिश करेंगे वो दूर हो तो एक बार फिर से आपसे वो खुशनुमा तस्वीर दिखाने के लिए कहेंगे। एक ऐसा बूथ जहां पर लगभग 95% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। तो ये है ग्रामीण इलाकों के हमारे सजग और जागरूक वोटर्स। लेकिन शहरी वोटर्स कहाँ हैं, क्यों घरों में बंद हैं या फिर क्यों सो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल उठता है। इन सब के बीच परवाज़ जी, एक और सवाल, इस बार स्टार प्रचारकों की कमी नहीं रही। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोटे से तमाम बड़े चेहरे झारखंड की धरती पर उतरते रहे और हिमंता बिश्व शर्मा की जब झारखंड की राजनीति में एंट्री होती है, उन्होंने घुसपैठ का बड़ा मुद्दा उठाया। और क्या लगता है कि इस घुसपैठ के बड़े मुद्दे के साथ संताल की नैया बीजेपी या एनडीए पार कर लेगी? देखिए आसिया जी, ये वाकई जो आपने घुसपैठ का मुद्दा किया था, हम स्पष्ट कर देते हैं कि झारखंड जब बना था तो झारखंड के लिए बहुत कुछ सोचा गया था। आज अगर कहीं से अगर घुसपैठ होता है तो एक झारखंडी का ही हक मारा जाता है। तो लोग अगर इस पे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बात होनी चाहिए। राज्य सरकार को भी पहल करनी चाहिए, केंद्र सरकार के साथ बैठ के एक समन्वय बना के अगर इस तरह का चीज़ आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, माननीय कोर्ट अगर इस पे ध्यान दिला रहा है, तो इस पे बैठ के पहल करनी चाहिए और पहल के साथ साथ हल की दिशा में भी काम करनी चाहिए। जो एनडीए की सशक्त सरकार आएगी, इस दिशा पे काम भी करेगी और उस चीज़ को दिखाएगी भी। क्योंकि ये सरकार जो ये सरकार जब सत्ता पे आने के बाद ये भूल गई थी कि संविधान ने जो उनको दायित्व दिया है कि राज्य का सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर होता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो ये भूल गए। मैं तो आपको स्टार्ट में ही कहा था ना कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, लेकिन इनका जो समन्वय होना चाहिए, जो विधायिका के साथ कार्यपालिका का समन्वय होना चाहिए, ये कर नहीं पाए। तो वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर टूटा हुआ नज़र आएगा ही। जब टूटा हुआ नज़र आएगा तो कोई ना कोई फ़ायदा उठाएगा ही। इसी को रोकने के लिए बार बार न्यायपालिका ने अपना हंटर चलाया। फिर भी ये सरकार अपने क्या बोला जाता है कि राजतंत्र में जो बोलते हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष बोलते हैं ना कि राजतंत्र में योग्यता की कोई वैल्यू नहीं होती। और ये चीज़ भी जानना चाहिए कि राजनीतिज्ञों की याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो जनता उसे भुला देती है। जाहिर सी बात है, ये जो वादा करके आए थे ये सब भूल गए थे, तो अब इनको जनता भुलाने के लिए पहल कर दी है और इनको 23 तारीख को विदा कर रही है। चलिए, दावे तो सभी कर रहे हैं कि किसकी विदाई होनी है जनता के हाथ में और 23 को पता चलेगा कि आखिर कौन विदा हो रहा है। हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, फिलहाल क्या तस्वीरें दिख रही हैं? अब कुछ ही वक्त बचा है, आधे घंटे मुश्किल से बचे होंगे वोटिंग खत्म होने के लिए। क्या हजारीबाग के मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है? किस तरह की वोटिंग रही? देखिए, अगर हजारीबाग की बात करें तो 3:30 बजे तक का अगर हम बात करें 3:30 बजे तक का डाटा हमारे पास मौजूद है। उसमें हजारीबाग में 57% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। और अगर उत्साह की बात करें तो आज सुबह से ही हमने देखा कि जो पोलिंग बूथ है वहां पर लंबी लाइनें जो लगती थी, जो देखने को मिलती थी मतदान करने के लिए, लंबी लाइनें हजारीबाग में कहीं भी दिखाई नहीं दी हैं। अब मतदाता आते गए, मतदान करते गए, निकलते गए। हमने सोचा था सुबह शायद ठंड का मौसम है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग निकलेंगे, लेकिन वो लंबी लाइनें हजारीबाग में देखने को नहीं मिली है। हालांकि 3:30 बजे तक 57% तो क्या शशांक यही तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखी थी?
यही तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड, जो ग्रामीण प्रखंड है, वहां भी हम गए थे। हमारे सहयोगी बरकट्टा में है, वहां बरकट्टा ग्रामीण परिवेश का ही विधानसभा है, वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। हाँ, चौपारण जो बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर मतदाताओं का जो है उत्साह देखने को मिला है और अभी तक चौपारण अच्छा मतदान परसेंटेज के साथ आगे भी है। लेकिन बड़ी विधानसभा में अच्छे मतदान हो रहे हैं। लेकिन अगर हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग सदर में अभी तक 57% मतदान हुआ है और जो उम्मीद है, जिस प्रकार से शाम होते होते जिस प्रकार से मतदान और स्लो हुआ है, ऐसा उम्मीद है कि 65 से 70 के बीच का मतदान परसेंटेज रहने का उम्मीद है। हालांकि हम यह उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग छूट गए हैं, वह अभी भी आधे घंटा का समय बचा हुआ है, अपने घरों से निकले, मतदान करें, क्योंकि यह महापर्व है। लेकिन मतदाताओं में जो उत्साह, जो उमंग हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, लंबी लाइनें थी, वो लंबी लाइनें हजारीबाग में नहीं दिखी है इस बार आते। ये उदासीनता परवाज, ये उदासीनता इस बार क्यों नजर आ रही है? उम्मीद थी कि 70% के ऊपर जाएगा, हालांकि अभी लास्ट वोटिंग परसेंटेज आने बाकी हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उत्साह तो दिखा कई जगहों पर, और शहरी मतदाता क्यों इतने सुस्त नजर आए? ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग शशांक लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आजसू के मेहमान हैं, आजसू प्रवक्ता हैं, वो इस पर अपनी राय दे रहे हैं। देखिए, इसमें असे जी बहुत कारण बड़ा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार को जो पहल करनी चाहिए था, राज्य में शहरी क्षेत्र में जो नगर निकाय का चुनाव होना चाहिए था, वो नहीं कराए। ये आप देखिएगा कि सारा जो नगर निकाय, जो सिविक बॉडी का इलेक्शन होता है, जिसको लोकल से लोकल बोला जाता है, जहाँ से चुनाव का एक प्रक्रिया स्टार्ट होता है, उसको इन्होंने शिथिल कर दिया। जिस तरह से शहरी क्षेत्र के मतदाता निवासी जिस तरह से सफ़र किए, तो वो सफ़र उनका दर्द है। तो ये नगर निकाय का तो चुनाव हो रहा नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक उदासीनता तो दिखेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार चाहती थी कि इस तरह का चीज़ करे। ये तो आए थे ना 4-4 उपराजधानी देने के लिए। आज 4-4 उपराजधानी देते तो जनता में वो उत्साह भी होता, जनता बाहर भी निकलती। इलेक्शन कमीशन ने तो अपने बहुत प्रयास किया, आपने देखे होंगे कि चारों तरफ पोस्टर भी लगाया, आपके फ़ोन पे भी बात किया, लेकिन जो राज्य सरकार की जो कार्यशैली थी ना, उस पर एक तरह से अगर उदासीनता अगर दिख रही है, खास करके शहरी क्षेत्र में, तो ये सोचने वाली बात है। और इसका लगता है कि आप जो बोले थे वो डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए उदासीनता दिख रही है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण मतदाता भी वो देख रहे हैं कि जिस तरह से देखिए, साथ जिला में जब सुखाड़ पड़ा था तो कुछ नहीं हो पाया था। तो ग्रामीण में एक होता है कि कनेक्टिविटी होती है, पंचायत का चुनाव, जो वोटिंग टर्नआउट होते हैं, वोटर्स टर्नआउट होते हैं, वो किसी भी सरकार को बनाने या बिगाड़ने के लिए बहुत अहम होते हैं। या तो आपकी सरकार बन रही होती है, आपकी सरकार जा रही होती है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता है तो खतरा किसके लिए? देखिए, इसमें तो विशेषज्ञों की राय लेंगे, स्टैटिक्स का नहीं, कि मतदाता के दिल में जो हम लोग तो जो बार बार यही बोले हैं कि करो सवाल, बदलो सरकार, क्योंकि अब की बार रोजगार देने वाली सरकार। तो इसमें स्पष्ट है कि मतदाता का जो है वो दुख दर्द जब सब कुछ होगा, ईवीएम में छुप गया है, ये 23 तारीख को दिखेगा। क्योंकि ये 5 साल जनता सिर्फ और सिर्फ छली गई है, और तो 5 साल अखबार में सिर्फ जनता ये पढ़ी है कि राज्य सरकार ये भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई है, राज्य सरकार के अधिकारी इस आरोप से घिरी हुई है। कहीं पॉजिटिव खबर नहीं आया कि हम एक स्कूल का निर्माण कर दे रहे हैं। आपका इनका फ्लैगशिप योजना है आसिया जी, अब वो आवास का था, आप रिपोर्टिंग, आपकी टीम रिपोर्टिंग कर रही थी, आज विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं एक फिजिकली अबुआ आवास इनका दिखा पाए? नहीं दिखा पाए। कभी इनके नेता एक सेल्फी लेके अपना अबुआ आवास पीछे दिखा पाए? नहीं दिखा पाए, सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए थे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी अगर ये चीज़ किए ना, तो सिर्फ और सिर्फ भ्रम किए, पता नहीं किस नशा में, किस राजतंत्र का नशा में थे कि ये जनता को भूल गए, और अब जनता इनको भूलना चाहती है। चलिए, तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार बनने के अपने अपने दावे हैं। शशांक, आप भी बता रहे थे वोटिंग परसेंटेज को लेकर, शहरी मतदाताओं में जो उत्साह नहीं है उसे लेकर क्या ऑब्जर्व किया है आपने? देखो, शहरी क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो महिलाओं में एक उत्साह हमें देखने को मिला। महिलाएं काफी संख्या में सुबह से ही वोट देने आ रही थी। पुरुषों में वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा था। जिस प्रकार से
थोड़ी बहुत जो लाइनें केंद्र पे दिख रही थी, महिला मतदाता की लाइन थी। हमने कई महिलाओं से बात भी किया, उन्होंने लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया। हमारे माध्यम से उन्होंने कहा कि सबसे पहले मतदान करें, शशांक, उसके बाद आवाज नहीं आ रही है जनता आपकी। करें। हेलो जी, आप बोलिए। जिस प्रकार से हमने मतदान केंद्रों पे देखा कि महिला मतदाताओं की एक लंबी कतारें कहीं कहीं पे थी, लेकिन महिलाओं की थी। तो पुरुष क्या मतदाताओं में मैया थोड़ा सा- सम्मान योजना एक वजह है कि महिलाओं में उत्साह है, लंबी कतार है? देखिए, शहरी क्षेत्रों में अगर बात की जाए मैया सम्मान योजना की, दीदी गो योजना की, तो जितनी भी योजनाएं दोनों ही पार्टियों के हाँ, द्वारा दोनों घोषणा पार्टियों किया ने गया, इसकी वो घोषणा की है, तो हो सकता है ये एक वो वजह महिलाओं हो। के लिए ही है। हाँ। तो शायद इसी वजह से महिलाएं वोट करने घर से बाहर निकल रही हो। दोनों ही पार्टियों ने पुरुषों के लिए ऐसी कोई योजना घोषणा नहीं की है, तो ये कहने की बात हो सकती है। लेकिन मतदाता को बाहर आना चाहिए था। ये एक ऐसा समय होता है जब आप एक अच्छे सरकार का चयन अपने वोट के माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि अभी थोड़े देर का समय बचा है और फाइनल परसेंटेज आने बाकी है। उसके बाद यह पता चल पाएगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार के विधानसभा चुनाव में हम कहाँ खड़े हैं और कितने परसेंट मतदाताओं ने इस बार मतदान किया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं में थोड़ा उत्साह है और वो मतदान कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में उत्साह कम देखने को मिला है, लेकिन मतदान यहाँ पर भी हुआ है। अब देखना यह होगा कि जो फाइनल रिजल्ट आते हैं उसमें क्या कुछ मतदान का प्रतिशत दिखाई देता है और ऑल ओवर झारखंड में भी कितने परसेंट मतदान हो पाता है, और यह मुकाबला पिछले बार के विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव से कितना कम होता है या कितना ज्यादा होता है, इस पर ध्यान देना होगा। और फिर इस पर सभी सरकारों को और निर्वाचन आयोग को भी विचार करना होगा। प्रवास, पहले चरण का तो अब कुछ ही मिनट हैं और लॉक हो जाएंगे तमाम प्रत्याशियों की किस्मत। अब दूसरे चरण के लिए तमाम पार्टियां जोर लगा रही हैं। दूसरे चरण में आजसू की भी कई सीटें हैं। उन सीटों पर मुकाबला कितना दिलचस्प दिख रहा है। लगातार स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। आजसू के लिए भी आज देखिए सिल्ली में भी हिमंता विश्व शर्मा ने सभा की है सुदेश महतो के लिए। तो जो सीटें अब सेकेंड फेज में हैं, जिसमें आजसू की सीटें भी शामिल हैं, वहां पर कैसा मुकाबला है या लग रहा है कि एक तरफा आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है? देखिए, हम 5 साल जनता के बीच रहे, हम 5 साल जनता की बात उठाएं, चाहे वो सड़क हो चाहे सदन हो। आप देखिए विधानसभा का भी आप अगर रिकॉर्ड देखिएगा तो हम सिर्फ जनता के सवाल पूछे और जनता के सवाल पूछे और जनता की ही अदालत पे हम गए। और जनता इस पे वो जान रही है कि जो मेरा सवाल पूछने वाले आजसू पार्टी के नेतृत्व करता माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी थे, तो ये जनता जान रही है कि आजसू पार्टी वो कमिटमेंट है जो झारखंड राज्य को अलग कराने की भूमिका में रही और वो झारखंड को संवारने के लिए भी कटिबद्ध है। इसलिए हमें जनता पे पूर्णतः विश्वास है कि हमारे अध्यक्ष जी का जो विज़न है, जो झारखंड के प्रति उनका जो एक समर्पण दिखाई देता है, उनको अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ कण कण में देखा जाए तो उनको लगता है कि झारखंड को हम कैसे संवारें। तो जनता इस चीज़ को अच्छी तरह से जानती है कि माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी ही ऐसे नेता हैं, झारखंड के एक बेटा हैं कि हर एक मुद्दा पे वो बात करते हैं और सामाजिक जो समानता की बात करते हैं, सबको लेके चलने वाले हैं। आप देखिएगा टिकट में भी देखिएगा तो हमारे जो 10 सीट हम चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें देखिएगा कितनी अच्छी समावेशी है। दलित का बेटा हो चाहे अल्पसंख्यक का बेटा हो, हर एक को आप टिकट में समाहित किए, तो ये सब दिखता है। तो इसलिए जनता भी ये चीज़ जानती है। जनता इसको जब जानती है तो उसको अपना मोहर भी लगाती है और मोहर का परिणाम आपको 23 तारीख के को परिणाम के दिन में दिखाई देगा कि आजसू पार्टी किस तरह से भव्य विजय बन के निकलेगी और एनडीए के एक सशक्त एनडीए को बनाने में अपनी भूमिका तय करेगी। देखिए, विपक्ष प्रवास जी आरोप लगाता रहा है कि भ्रष्टाचारी सरकार है या फिर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई, सीएम तक को इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा था, तो अब वो इसे दूसरे तरीके से भी ले रहे हैं। उधर से भी पलटवार हो रहा है कि इलेक्शन के टाइम में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, इलेक्शन के टाइम में जो रेड डाली जा रही है, छापेमारी हो रही है, वो सीधे एनडीए पर, केंद्र सरकार पर वो निशाना साध रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि चुनाव के समय ये पहली बार है जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, छवि खराब की जा रही है। देखिए, ईडी का निर्माण क्यों हुआ था? ईडी का भी निर्माण को आपको देखना होगा कि भ्रष्टाचार के लिए रुकना, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करना। लेकिन समय पर सवाल उठाया जा रहा है। हाँ, नहीं, समय पे सवाल उठाया जा रहा है चुनाव के दौरान। चुनाव पे आसिया जी, आप एक लोकल
निवासी होने का, आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, फिर भी आप अगर जाते हैं तो चुनाव के लिए आपको बैरिकेटिंग होगा, आपका चेक पोस्ट होगा। ये सब तो एक पार्ट ऑफ, ये बोला जाता है कि कानून का है ना, कि कहीं से आप गलत नहीं कर सकते, किसी को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अगर उस तरह की कार्रवाई अगर होती है तो जाहिर सी बात है, अगर कार्रवाई होती है तो इनको डर क्यों है? अगर कार्रवाई हो रही है और आपके पास कुछ नहीं निकलता तो अच्छी बात है, आप मत बोलिए। लेकिन कार्रवाई होती है और मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से करोड़ों रुपया निकलता है, फिर भी ये बोलेंगे कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो ये तो मतलब कि ये क्या बोलेंगे, दिन में अब चिराग लेके रोशनी दिखाने वाला हिसाब हो गया है। तो इस पे सारा जनता जानती है कि भाई जनता के सामने सब, आज बोला जाता है ना कि जनता सब कुछ जानती है, तो वो सब कुछ जनता जानती है। और उसके लिए ही बोले ना कि सवाल करो और सरकार बदलो, और अब की बार रोजगार देने वाली सरकार को लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग भ्रम फैलाना नहीं जानते, हम कम पॉइंट पे और वो काम करना चाहते हैं जो धरातल पे उतरे, जो जनता के लिए लाभकारी हो। आप छोटा सा उदाहरण देता हूँ, रिम्स में आप चले जाएंगे, 6-6 महीना से इंतजार कर रहे हैं मरीज ऑपरेशन के लिए, लेकिन एक स्वास्थ्य मंत्री थे, शेरो शायरी में लगे रहते थे। आप मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट का, आप शिक्षा का भी हालत देख लीजिए। तो ये सब चीज़ है ना, कहाँ इनका एक एयर एम्बुलेंस लेके आए थे, कितना एयर एम्बुलेंस टेकअप किया, कितना पेशेंट को लेके गया। माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो निर्वाचन क्षेत्र बरहेट में डायरिया से पीड़ित होकर वहाँ की जो पहाड़ी जनजाति की महिलाएं थी, जो अखबार का हेडलाइन बनाता है, उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, मर जाता है, लाश घंटों कीचड़ में फंसे रहती है। भाई ये सब विभत्स तस्वीर दिखाने के लिए झारखंड में आप सत्ता पे आए थे क्या? आप तो झारखंड को संवारने के लिए आए थे ना। लेकिन आप 5 साल होता है लोकतंत्र में, आपको एक टाइम दिया जाता है, आपका टाइम खत्म हो गया। अब जनता आपको भुला देना चाहती है और झारखंड का नवनिर्माण की तरफ और एनडीए सशक्त सरकार की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। परवाज जी, आपके पास भी वक्त कम है, लेकिन आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। एनडीए गठबंधन के पास बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत स्टार प्रचारक हैं जो अलग अलग जगहों पर पहुँचे और सभा की है। अब इंडी फोल्डर से बड़े स्टार प्रचारक के रूप में कल्पना सोरेन सामने आई हैं, और जब से उन्होंने कमान संभाला है उसका फ़ायदा भी दिख रहा है। तो लग रहा है कल्पना सोरेन एक बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभरी हैं और उनके जाने से वहाँ माहौल बदलता है। देखिए, स्टार प्रचारकों का अगर लिस्ट देखा जाए ना आसिया जी, तो निर्वाचन आयोग एक सर्टिफिकेट देता है जो स्टार प्रचारक, हमको लगता है 40 के लगभग होते हैं, 40 के लगभग स्टार प्रचारक होते हैं। तो सभी पार्टियां चाहती हैं कि अपने स्टार प्रचारक को लेके आएँ। ये अच्छी परिपाटी आ रही है कि जो पहले लोग बॉलीवुड से लेके आते थे वो नहीं करके एक आम नेता जो स्टार प्रचारक की भूमिका कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। रही बात है कल्पना जी की, जो बात बोल रहे हैं, तो कल्पना जी एक राजघराने की बहू रही हैं, तो वो जा रही हैं, बोल रही हैं, जनता की मुद्दा उठा रही हैं। लेकिन कल्पना जी के बारे में भी, महिला है, अच्छी वक्ता है, अच्छी बोल रही हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन कल्पना जी का भी आप रिसेंट का इंटरव्यू देखिए कि कल्पना जी आज भी बोलती हैं कि वो जो यहाँ के निर्वाचन क्षेत्र में हमको यहाँ सड़क बनवाना है, यहाँ पुल बना। इससे पहले भी आप ही के विधायक थे, वो भी अल्पसंख्यक समाज से, रातों रात आप उनका इस्तीफा ले लिए क्योंकि आपको अपने आप को स्थापित करना था। हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी की पत्नी नेहा महतो जी को देखिए, जो बरसों से काम कर रही हैं तीरंदाजी के क्षेत्र पे, देखिए कितनी बच्चियों को एम्पावर्ड की थी। आज उनकी सभाओं में भीड़ देखिए किस तरह से वो कनेक्ट कर रही हैं महिलाओं से। लेकिन वो गृहिणी होके भी लोग के साथ जा रही हैं, वो प्रोफेशनली राजनीतिक में नहीं है, फिर भी लेके जा रही है। चाहते हैं लोग महिलाओं को सशक्तिकरण, और हमारा ध्येय भी है। अच्छा कर रही हैं कल्पना जी, अच्छा कर रही है नेहा जी, ये होना चाहिए। जिस तरह से आप एंकरिंग कर रही हैं अच्छी बात है, महिलाओं को हर एक कदम पे आना चाहिए। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी का यही सोच है, इसी के लिए तो 50% आरक्षित किए थे महिलाओं के लिए। उसका मैंने तो उदाहरण दे दिया कि पंचायत चुनाव से आप देखिए, जो सबसे निचला होता है वहां से आप देखिए, अगर महिलाएं आज क्षितिज पे जा रही हैं तो हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का विजन है, ये अच्छी बात है। चलिए, शुक्रिया परवाज जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए।